फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अंजू दीदी नाटक, जिसका ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, यदि आप पहले पार्ट को नहीं देखे हो तो पहले पार्ट को देख लें, फिर आप दूसरे पार्ट को देखें। समय न बर्बाद करते हुए दोस्तों हम सीधा चलेंगे नाटक पे। कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है। श्रीपत डाइनिंग टेबल पर जूते समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोल सा बनी उनके सिर पर तकिया बनी हुई है। मेज क्योंकि इतनी लंबी नहीं है कि वह टांगे पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी टांगे दूसरे घुटने पर हैं, परंतु दोनों टांगे एक ओर को झुकी हुई हैं और पृथक हुआ चाहती हैं। मेज के पास फर्श पर एक आधा जला सिगरेट पड़ा हुआ है। घड़ी में बाहर 12 बज रहे हैं। दोस्तों, अंजू दीदी जितनी ही स्ट्रिक्ट नियम को मानने वाली है, उनका भाई उतना ही नियम के विरुद्ध चलने वाला है। वो उनके घर आया हुआ है दोस्तों, और इस तरीके से डाइनिंग टेबल पे सोया हुआ है। फिर अंजू दीदी का प्रवेश होता है। यहीं पे यहाँ तक हम कर चुके थे, अब हम चलेंगे आगे से देखेंगे। कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है। ब्लॉग में 3 बज चुके हैं, क्लॉक में 3 बज चुके हैं। श्रीपत पूर्वत सोया हुआ है, मतलब उसका भाई, अंजू दीदी का भाई सोया हुआ है, किंतु सिर के नीचे की चादर फर्श पर पड़ी है और पांव भी मेज के नीचे लटक रहे हैं। डाइनिंग रूम से अंजलि और वकील साहब की बातें करने की आवाज़, मतलब उनका पति ड्यूटी से आ जाता है, फिर उनको लेके आती हैं, दिखाती हैं। अंजलि, आइए हम दिखाओ श्रीपत को, डाइनिंग टेबल पर सोया हुआ है। वकील साहब, डाइनिंग टेबल पर तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कह रही हो? अंजलि, हाँ हाँ, डाइनिंग टेबल पर जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकती हैं अंजलि जी। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि प्रातः उसके कारण नाश्ते को 9 बज गए थे। अब यदि बहाना न बनाती तो लंच को 4 बज जाते। नियम की बहुत पंचुअल है। बातें करते हुए प्रवेश करती है वकील साहब, अरे भाई, तो इसे जगाया नहीं तुमने? अंजलि, जगाया? बेजारी से सिर हिलाती है। मैंने 3 बार जगाने का प्रयास किया, एक बार उह उह करके सो गया, दूसरी बार केवल करवट बदली, तीसरी बार कंधों को झकझोरा तो बोला, दीदी सो लेने दो, रात भर का जगा हुआ हूँ, 3rd क्लास में यात्रा की है, पल भर को भी आंख नहीं लगी। वकील साहब, 3rd क्लास में? अंजलि, हाँ। अंजलि, और हमारे नौकर तो इंटर क्लास में जाते हैं वकील साहब, 2nd या इंटर में शायद स्थान न मिला हो। पास आकर देखो तो कैसे सो रहा है, कोई तकिया ही रख दिया होता इसके सिरहाने। अंजू दीदी, अंजल, बिस्तर खोला था कि बिछाऊं, देखती हूँ कि न चादर है, न तकिया और न अचकन, और पायजामा जिसका जिक्र बड़े तमत राख से हो रहा था गायब है। वकील साहब लेटे हुए श्रीपत को अरे स्नेह तथा दया भरी दृष्टि से देखते हुए, पर अपने तकिए तो थे। अंजलि, रखती कैसे? मेज की चादर रखी हुई थी, तकिया बनाकर सिरहाने शायद करवट लेते समय गिर गई। ये देखिए पड़ी है। वकील साहब मेज के पास जाकर श्रीपत को जगाते हुए, श्रीपत श्रीपत उठो भाई। श्रीपत पहले करवट बदलता है, फिर एक लंबी ऊह ऊह करके करता है, फिर जमाही लेकर उठ बैठता है। श्रीपत उल्टे हाथ से आंख मलते हुए, अखा जीजा जी, कहिए आप गए? आप, मेरा ख्याल है मैं कुछ पल के लिए सो गया था। अंजलि मुंह बनाते हुए, कुछ पल के लिए पता भी है क्या टाइम हो गया है? 3 बज चुके हैं। ड्राइनिंग रूम में खाना खाया तुम्हारे कारण, यहाँ मेज पर तो तुम सोए हुए हो। श्रीपत सोचता था, नाश्ता करके जरा आराम के साथ 2-1 सिगरेट सुख लगाऊंगा, किंतु ज्यों ही मेज पर टांगे पसार कर सिगरेट पीने के मूड में बैठा कि नींद आ गई। आप की कसम जीजाजी, वही कुर्सी पर नींद आ गई, और सिगरेट अपने आसपास देखता है। सिगरेट वह देखिए पड़ा है, जरा उठाना दीदी। अंजलि एक बार सिगरेट की ओर देखकर फिर क्रोध से श्रीपत को ओर देखती, अरे दीदी, यहाँ कोई सांप तो नहीं है जो तुम्हें काट खाएगा? अंजलि नहीं हिलती। श्रीपत नौकर को आवाज देता है, राधू राधू राधू। अंदर से जी आया था, आया या श्रीपत वहीं से फ्रंट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, श्रीपत वहीं से चिल्लाकर, जरा दिया सलाई की डिबिया लाना। वकील साहब सिगरेट उठाकर श्रीपत का देते हैं। रात वास्तव में जीजा जी क्षण भर के लिए भी आंख नहीं लगी, कुर्सी पर बैठा ही ऊँघ गया। वकील साहब, लेकिन तुम तो मेज पर। श्रीपत, ये कम वक्त डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ, जरा ऊँघ में एक और को झुका ही उलट गया। वकील साहब, लेकिन भाई बिस्तर बिछवा लेते। राधू प्रवेश करता है। राधू, ये लीजिए दिया सलाई की डिबिया। साहब। श्रीपत बैठी, वहीं बैठे बैठे सिगरेट सुलगा कर उसका कस लगाते हुए, लेकिन
मैं इस मेज़ पर कैसे सो गया यह मुझे स्वयं मालूम नहीं। शायद कुर्सी से गिरने पर नींद की झोंक में अंजलि कटुता से अच्छी जगह निकाली है तुमने सोने के लिए। श्रीपत मैं वास्तव में कभी कभी सो जाया करता हूँ मेज पर। मैं कहता हूँ दीदी तुम्हें याद है ना, नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने एक दैनिक निकालने की मूर्खता की थी। पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। कई बार जब रात को लीडर लिखते लिखते देर हो जाती, कसम तुम्हारी पंखे के नीचे वहीं मेज पर सो जाता। दूसरे दिन जब आंख खुलती तो बाहर मजे की शिफ्ट काम पर आ चुकी होती। हंसता है। मैंने आदेश दे रखा था चपड़ास चपड़ारिस चपरासियों को कि मुझे सोते में कदाप न जगाया जाए। स्वयं ही जोर से ठहरा ठाका मारता है अंजू दीदी। अंजलि तुम्हें नींद कैसे आ जाती है सख्त कुर्सी कुर्सी मेज पर। श्रीपद हंसते हुए तुम खूब जानती हो दीदी, तुम्हें मखमल के गदेलों पर नींद न आती थी और हम कुर्सी चारपाई पर सो जाया करते थे। तुम्हारे कमरे के पास से भी कोई गुजरे तो तुम्हारी नींद उचट जाती थी और हमारे कानों के पास ये ढोल भी बजते तो हमें खबर न होती। तुम्हारी कसम मैं तो थर्ड में भी सो जाता, पर भीड़ कमबख्त इतनी थी कि एक बार जाकर जो बैठा तो उठकर कमर तक सीधी ना कर सका। अंजलि लेकिन ऐसी भी क्या विपद पड़ गई है कि सेकेंड छोड़ थर्ड में यात्रा करने लगे। नाना जी का दिया क्या डॉट डॉट श्रीपत अब क्या बताऊं दीदी, चला तो सेकेंड ही में था पर मेरे डिब्बे में तो घोर सन्नाटा था। साथी मुसाफिर थे पर मेरे लिए उनका अस्तित्व नहीं के बराबर था। हंसता है। दोनों यूरोपियन शायद अंग्रेज मुझसे तो क्या बोलते। 12 घंटे की यात्रा में कमबख्तों ने आपस में भी नजर तक न मिलाया। मैं तो ऊब गया वहां बैठे बैठे। तभी एक स्टेशन पर, न जाने वह कौन सा स्टेशन था, छोटा सा था, किसी कस्बे का स्टेशन। अब क्या कहूँ दीदी, कैसी छवि दिखाई दी। कसम आपकी जीजाजी बला के सुंदर थी वह लड़की। नगरों का सौंदर्य भी देखा है आपने। शरारत से हंसता है। पीला और बीमार, जिसे खाने की बेला का इतना ध्यान न रहता है कि खाना ही नहीं पचता। और एक वह लड़की थी कुंदन की भांति, दमकता हुआ रंग और यौवन का उभार। कसम आपकी जीजाजी पूर पर आई हुई नींद नदी का ज्वार जोश में मेज से नीचे उतर जाता है। अंजलि इस अश्लील बातचीत में अपने पति को दिलचस्पी देखकर जिसके तेवर चढ़ जाते हैं क्रोध से, मैं पूछती हूँ आप श्रीपत की गंदी बातें ही सुनते रहेंगे, आराम भी करेंगे। खाना खाया है, अब आप आराम कीजिए, फिर आपको जाना होगा। वकील साहब घबरा कर चलो चलो श्रीपत ठहाका लगाता है। वाह जीजा जी, आप पर भी अंजू दीदी की जादू चल गया है। अजी साहब यदि आपका आपका जी बातें सुनने को करता है तो बातें सुनिए, सोने को चाहता है तो सो जाइए। अंजलि चलिए, मैं कहती हूँ इसकी बातें कभी खत्म न होंगी। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि आराम की बेला डॉट डॉट। श्रीपत आराम करना चाहिए। अरे दीदी कभी समय नियत करके भी आराम किया जा सकता है। आराम किया जाता है जब आराम को जी चाहे। जीजा जी के सोने का समय है और मैं सोकर उठा हूँ। सुला कर देख लो हमें साथ साथ कौन अधिक सोता है। जोर से ठहाका मारता है। अंजलि अच्छा हम चलते हैं, तुम उठो और नहाकर खाना खा लो। आराम का समय है, नौकर भी कुछ आराम कर लें। पति से चलिए। वकील साहब तुम बिस्तर बिछवा दो। अंजू मैं आता हूँ। अंजलि बिस्तर तैयार है। वकील साहब वकील है ना, आखिर तो पंखा रखवा दो और राधु से कहना कि खस की टट्टी पर तनिक पानी छिड़क दें। कमरा ठंडा ना हुआ तो मुझे नींद ना आएगी। अंजलि जाते हुए जल्दी आ जाइएगा, फिर आपको जाना होगा ना। 4 बजे चली जाती है। श्रीपत बढ़कर वकील साहब के कंधे का थपथपाते हुए मैं कहता हूँ क्या हो गया है जीजा जी आपको। कसम आपकी, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। क्या तिलांजलि दे दी जीवन के रस रंग को आपने। वकील साहब दीर्घ निश्वास भरते हुए कभी झटका कर अरे भाई समझौता करना ही पड़ता है जीवन में। श्रीपद समझौता ही किया है ना आपने। शरारत की आग दबाते हुए हंसता है। समझौता अवश्य करना चाहिए तो फिर दिलकसा के वचन का क्या रहा। एक एक सांझ तो गुजारी जाए वहाँ। आज मेरे चंद मित्र आ रहे हैं वहाँ शाम को। वकील साहब नहीं भाई मैंने तो डॉट डॉट। श्रीपद अरे जीजाजी अब मुझसे न उड़िए। फौजदारी के वकील और पर पारशाही हंसता है। मुझसे समझौता नहीं हो सकता। इतनी वर्षों बाद भेंट हुई है आपसे वकील साहब। लेकिन भाई अंजू श्रीपद उसे आप समझाइए, निकालिए कोई तरकीब। वकील साहब कुछ और समीप होकर
भेद भरे स्वर में। लेकिन भाई उस लड़की का क्या हुआ श्रीपत? किस लड़की का वकील साहब? भाई वही जो तुम्हें किसी स्टेशन पर मिली थी और जिसके लिए तुम थर्ड के डिब्बे में। श्रीपत हंसकर, अरे जीजाजी बस तो जब मैंने उसे देखा अपना डिब्बा छोड़कर उसके डिब्बे में जा सवार हुआ। अंजलि हाथ में एक स्वेट चादर लिए हुए आती है। अंजलि, चादर मेज पर बिछाते हुए, आप अभी तक यहीं बातें कर रहे हैं? मैं कहती हूँ चल कर कुछ आराम कर लीजिए, फिर आपको जाना होगा। और वकील साहब घबरा कर, अरे भाई चलो चलो, उसके पीछे चलते हुए चलो, दोनों चले जाते हैं। श्रीपद अपने आप हंसता है, इस घर के लोग भी पुर्जे हैं, मशीन है के पुर्जे। कुर्सी घसीट कर बैठ जाता है और टांगे मेज पर रख लेता है। मुन्नी प्रवेश करती है। मुन्नी जी, आप खाना खा लीजिए, कब से पड़ा ठंडा हो रहा है। श्रीपद, आप मेरा मतलब है कि आपसे मेरा परिचय नहीं। आइए बैठिए कुर्सी पर। मुन्नी जी, मैं यहाँ नौकरानी हूँ। श्रीपद खूब ठाका मारता है, और मैं समझा तुम अंजू दीदी की कोई ननद वनद हो। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी जी, मुझे मुन्नी कहकर पुकारते हैं। उसके बाद, अरे मुन्नी तो नन्ही मुन्नी सी लड़की को कहते हैं, और तुम तो कसम तुम्हारी अब नन्ही मुन्नी नहीं रही हो। आओ जरा बैठो। टांगे मेज के नीचे खा लेता है, मेज पर कहानियाँ टिकाकर मुंह हथेली पर रख लेता है। मुन्नी जी, आप खाना खा लीजिए। श्रीपद, अजी खाने का क्या है, खा लेते हैं, तुम जरा बैठो। मुन्नी, आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय है। श्रीपद, आराम का समय? कसम तुम्हारी, मैं तो पागल हो जाऊंगा इस घर में। जिसको देखो उसके आराम का समय है। किसी नपे तुले समय में आराम भी किया जा सकता है कभी? यदि मुझसे कहा जाए कि अब 1 बज गया है, तुम्हारे सोने का समय है, सो जाओ ताकि 2 बजे उठ सको, तो कसम तुम्हारी मेरी पलकें भी भारी न हो। मेरे कानों में 1 ही बजे 2 बजने लगे। नींद आती है जब आती है, चाहने पर कभी नहीं आती। क्यों मुन्नी, तुम्हें बधे समय का यहाँ आराम पसंद है? मुन्नी जी, जी मैं। श्रीपद, और हमारे घर में किसी प्रकार का बंधन नहीं है। वास्तव में स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के मस्तिष्क को जकड़ रखा है। वे थे भी डिक्टेटर, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे। हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जाता है। कसम तुम्हारी, तुम 4 दिन हमारे घर में रह कर तो देखो, कितनी स्वतंत्रता है वहाँ। दिन के हर समय तुम्हें वहाँ कोई न कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। हंसता है, जब मालकिन सोते हैं तो नौकर क्यों न सोए। मुन्नी जी, आप खाना खा लीजिए। श्रीपद, मैं कहता हूँ कसम तुम्हारी मम्मी तुम्हें बड़ा पसंद करेगी। मैं अंजू दीदी से तुम्हें मांग लूँगा। मुन्नी लटकते हुए सिकतकता भरे स्वर में, जी आपकी कृपा है। आप खाना डॉट डॉट। अंजलि ड्राइंग रूम से, मुन्नी तुम क्या कर रही हो यहाँ प्रवेश करते हो? चलो जाकर आराम करो, फिर तुम्हें साँझ के नाश्ते का प्रबंध करना होगा। आज लंच ही का इतनी देर हो गई। मुन्नी, मेम साहब मैं साहब को खाना। अंजलि, तुम जाओ, मैं खाना देती हूँ इनको। मुन्नी, आप आराम कीजिए मेम साहब। अंजलि, मैं जो कहती हूँ तुम जाओ आराम करो, मैं देती हूँ खाना। मुन्नी, बहुत अच्छा मेम साहब। विबस चली जाती है। अंजलि, सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं गया। श्रीपद, मेरी नौकरानी पर ही डोरे डालने लगे। श्रीपद, अरे दीदी, नौकरानी तो तुम्हारी बस गजब की है, मेरी कसम, इसे भेज दो मेरे साथ। अंजलि, शर्म तो नहीं आती श्रीपद? न बहन का ख्याल, न बहनोई का, न सदाचार का, न शिष्टता का। यही सिखाया है तुम्हें मम्मी और पापा ने। मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि स्वर्गीय नाना जी ने मुझे गोद ले लिया। नहीं डॉट डॉट। श्रीपद, तुम्हें स्वर्गीय नाना जी की कसम दीदी, इस नौकरानी को मेरे साथ भेज दो। अंजलि चिढ़कर, उठो श्रीपद, अभी जी नहीं भरा तुम्हारा इतना समय गंवा कर? चलो उठो, नहा लो, नहीं नहाते तो हाथ मुंह धो लो। श्रीपद, न मानो दीदी, ऐसी बनी संवारी नौकरानी रखोगी तो जीजा जी कभी दिल के दे बैठेंगे आराम। आदमी है ना आखिर बेचारे। अंजलि, अच्छा उठो यहाँ से, मेज की चादर तो बदल दूँ? अभी बदल कर गई थी कि तुमने फिर जूते टिका दिए इस पर। मैं पूछती हूँ, तुमने अभी तक यह भी नहीं सीखा कि डाइनिंग टेबल की चादर पर जूते नहीं रखे जाते, और चादर मेज पर बिछाने के काम आती है, तकिया बनाने की नहीं। बड़ी नरमी से, उठो मैं लाती हूँ नई चादर, तुम इतने में तैयार हो जाओ। चादर उठाकर चली जाती है। श्रीपद फिर मेज पर टांग रख लेता है और गुनगुनाता है, उम्मीद तो बध जाती, तरकीन तो हो जाती, वादा न वफा करते, वफा तो किया होता। अपने मामा को गाते हुए सुनकर नीरज अपने कमरे से दबे पाँव आता है। नीरज,
सरगोशी में मामा जी। श्रीपत आओ बेटे, क्या समय पर आए हो, सुनो हम गा रहे हैं। गाता है नाका में तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। क्यों बेटे, पसंद आया हमारा गाना? नीरज आप बहुत अच्छा गाते हैं मामा जी, और सुनाइए। श्रीपत बस बेटे, नहीं तुम चाहोगे कि क्रिकेट के कप्तान बनने के बदले गवैये बनो? दोनों हंसते हैं। नीरज मामा जी आप सोए नहीं? श्रीपत अभी सो कर उठा हूँ। नीरज मैं सोया था पर नींद नहीं आई। मामा जी आप तनिक मम्मी से कहिए मुझे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दे। श्रीपत उसे गोद में उठाते हुए मैं बस कहूँगा, तुम्हारी कसम, मैं यहाँ से जाते ही क्रिकेट का सारा सामान तुम्हें भेजूंगा, बैट विकेट बॉल सब। तुम प्रतिदिन प्रतिदिन खेलना और अपने इन मामा जी के हक में दुआ करना। क्यों नीरज, याद रखोगे ना अपने मामा जी को? नीरज श्रीपत के गले में लिपट जाता है। मामा जी। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चादर लिए हुए प्रवेश करती है। तुम्हारे तो सोने का समय सोए नहीं तुम क्या? नीरज नींद नहीं आती मम्मी। अंजलि मेज पर चादर बिछाते हुए, चल कर लेट आ जाएगी। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि नींद ना आए तो भी खाना खाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए। चलो अपने कमरे में चल कर आराम करो। और श्रीपत तुम अभी तक यहीं बैठे हो, आओ बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, नहा लो, ये नहाना है नहीं तो मुंह हाथ धो डालो, मैं खाना लाती हूँ। श्रीपत तुम्हें, मुझे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है दीदी। अंजलि तो फिर क्या खाओगे? बाहर की खोचे वाला आवाज देता है। खोचे वाला चाट चट चाट चटपटी मसालेदार पानी की बतासे दही बड़े। श्रीपत मैं तो कसम तुम्हारे दही बड़े खाऊंगा। खोचे वाला बाहर, दही के बड़े। श्रीपत क्यों? नीरज खाओगे दही बड़े? नीरज चुप। श्रीपत आओ तुम्हें दही बड़ी खिलाएं। डाइनिंग रूम के दरवाजे में जाकर आवाज देता है, ओ चाट वाले ला इधर दही बड़े और चाट। नीरज मम्मी अंजलि का आंचल थाम लेता है। अंजलि उसका हाथ झटक देती है। श्रीपत मुड़कर, अरे दीदी इस कोप दृष्टि से बच्चे को और क्यों देख रही हो? मैं कहता हूँ सब खाओगे दही बड़े। फिर मुड़कर और से आवाज देता है, ओ दही बड़े वाले इधर लाओ दही बड़े और पानी के बतासे। अंजलि श्रीपत रहने दो, इसका पेट खराब हो जाएगा। श्रीपत यदि तुमने बचपन ही में इसका पेट ऐसा कमजोर बना दिया तो कसम तुम्हारी दीदी बड़े होते न होते अवश्य खराब हो जाएगा। अंजलि मैं पूछती हूँ दही बड़े भी कोई खाने की चीज है? श्रीपत उसके पास पानी के बतासे और मूंगी के लड्डू भी हैं, चटपटे और मसालेदार। नौकर को आवाज देता है, राघु राघु। राघु बाहर से, जी साहब। अंदर आकर, जी। श्रीपत खोचे वाला बैठा है बाहर, उससे पानी के बतासे और दही बड़े लाओ। अंजलि से, आओ दीदी उड़ाएं दो दो। राधु से जो जाने की मुड़ता है, और सुनो मूंगी के लड्डू भी ले आना अंजू दीदी के लिए। राघु चला जाता है। अंजलि मुझे नहीं खाना है मूंगी के लड्डू और पानी के बतासे, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि चाट डाल डाल। श्रीपद सख्त बुरी चीज़ है, परंतु दीदी कभी कभी बुरी बात भी कर देखनी चाहिए। बहुत भलाई को भगवान पसंद नहीं करता, हंसता है। जिस प्रकार सुंदर बच्चों को कुदृष्टि से बचाने के लिए उसके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता है, उसी प्रकार अपनी भलाई के बुरी दृष्टि से बचाने हेतु मैं भी कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ। तभी तो आज भी मेरी भलाई। अंजलि बैंक से भलाई। तिक्त मुस्कान उसके होठों पर फैल जाती है। क्या बात है तुम्हारी भलाई की, तुम्ही को मुबारक हो यह भलाई। वकील साहब डाइनिंग रूम से दरवाजे में झांकते, अरे भाई क्या बात है? पास आकर झगड़ क्यों रहे हो? श्रीपत की ओर देख शरारत की आंख से दबाते हैं। मैं तो सो ही गया था अंजू, तुम्हारी जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनी तो चला आया। अंजलि श्रीपत नीरज को दही बड़े खिला रहा है। श्रीपत आइए जीजा जी, दही बड़ी बिकने आया है, पानी के बतासे और चाट, आइए कुछ डॉट डॉट। वकील साहब भाई मैं तो 6 वर्ष से कभी चाट के मुंह नहीं लगाया। अनिमा हंसती हुई प्रवेश करती है। मात्र दो ने देखे हैं। श्रीपत भाई क्या खूब अवसर पर आई हो अन्नो, तुम्हारी कसम दही बड़े आए हैं फर्स्ट क्लास। जीजा जी ने भी 6 वर्ष से चख कर नहीं देखे। आओ आओ, मुझे भी भगवान झूठ न बुलावे, वर्षों हो गए अपनी सूरत देखे। आओ बैठो। राघु को आवाज देता है, राघु अब ले भी आ दही बड़े। अनिमा मैं नहीं खाती दही बड़े। बाहर से कुल्फी वाले का स्वर आता है, कुल्फी वाला कुल्फी मलाई का बर्फ। श्रीपत लो कुल्फी आओ खाओ, तुम्हारी कसम कुल्फी हो फिर ऊपर से मलाई वाली हो तो और क्या चाहिए? जोर से राघु को आवाज देता है, राघु बैठाइयो कुल्फी वाले को।
किसी ने कहा है कि भिन्नता जीवन के लिए रस का काम देती है, तो आए, जो चाहे कुल्फी खाएं, जो चाहे दही बड़े और जो चाहे पानी के बतासे और चाट। सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, कहिए जीजा जी क्या खाएंगे, रुकिए नहीं, हाँ 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 कह दीजिए। रघु एक बड़े थाल में सभी चीज़ को प्लेट रख कर लाता है। श्रीपत उसे लेकर रखता है। वकील साहब प्रकट उदासीनता से, मैं पानी के बतासे ही ले लूँगा। श्रीपत तुम नीरज, नीरज मैं कुल्फी लूँगा। अंजलि फिर पड़े रहोगे बीमार पेचिश से कई दिन। श्रीपत अंजू की बात को सुनी अनसुनी करके, तुम अन्नो अन्निमा, मैं मूंगी के लड्डू लूँगी। श्रीपत अरे मुन्नी, और दूसरे नौकरानी को भी बुलाओ इस घर में, तो उसे उन्हें भी युग बीत गए होंगे इन चीज़ों को शक्ल देखे। सहसा अंजू की ओर मुड़कर, कहो दीदी तुम कुल्फी लोगी, दही बड़े खाओगी, मूंगी के लड्डू चाट या सभी चीज़ें। अंजलि जलकर लगभग चीखते हुए, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, संसार में तीन प्रकार के जीव होते हैं, एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरी को भी चलाते हैं इंजन की भांति, दूसरे वे जो आप नहीं चलते पर चलाओ तो चले जाते हैं गाड़ी के डिब्बों की भांति, और तीसरे वे जो न आप चलते हैं ना दूसरे को चलने देते हैं, ब्रेक की भांति। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। श्रीपत गगन भेदी ठाका लगाता है, वाह दीदी लाख रुपए की बात कही है। थाल से कुल्फी की प्लेट उठाता है, लो इसी बात पर कुल्फी खाओ। अंजलि मैं नहीं खाती कुल्फी। श्रीपत लो नीरज तुम लो कुल्फी। दीदी पानी के बतासे लेगी, ट्रेस से पानी के बतासे की तस्करी लेकर, लो दीदी पानी के बतासे। अंजलि मुझे नहीं चाहिए पानी के बतासे। श्रीपत लीजिए जीजा जी आप पानी के बतासे। दीदी मूंगी के लड्डू लेगी, ट्रे से मूंगी के लड्डू उठाकर, लो दीदी मूंगी के लड्डू। अंजलि रखो ये मूंगी के लड्डू अपने ही पास, मैं इनके बिना भली। श्रीपत अंजलि को चिड़चिड़ा हट की ओर ध्यान दिए बिना, लो अन्नो तुम लो यह मूंगी के लड्डू। दीदी काजी वास्तव में दही बड़े खाने को हो रहा है। दही के बड़े उठाता है, लो दीदी दही बड़े, मसाला भी देखो कैसा चटपटा है। अंजलि क्रोध से चिल्लाकर, श्रीपत तुम्हें शर्म नहीं आती। श्रीपत तुम्हारी इच्छा दीदी, दही बड़े फिर हमें खाए लेते हैं, दही बड़ा मुंह में रख लेता है। अंजलि अपने पति से, मैं कहती हूँ आप मस्त होकर पानी की बतासे उड़ा रहे हैं, कुछ ध्यान भी है, अब समय क्या हो 4 बजने को हैं। श्रीपत चौक पर, क्या कहा 4 बजने को है। दही बड़े की तस्करी खट से रख देता है, मेरा मेरा कुर्ता कहाँ है। जल्दी जल्दी कुर्ता कुर्सी से उठाकर पहनता है। वकील साहब क्यों, क्या बात है। श्रीपत मुझे 4 बजे दिल कसा पहुंचना है, मेरे मित्र वहां पहुंच गए होंगे। राघु मेरा बिस्तर उठाओ, तांगा मांग में पकड़ लेना। दूसरा दही बड़ा उठाकर मुंह में रख लेता है। राघु चला जाता है। पर बिस्तर क्या रख, अंजलि पर बिस्तर क्या करोगे। श्रीपत उधर ही से स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, 7 बजे की गाड़ी चढ़ना है मुझे। अंजलि बिस्तर तो मैंने खोल दिया है। श्रीपत अच्छा तो राघु के हाथ भिजवा देना दिल कसा होटल में। अंजलि गंदा था, पानी के टब में पड़ा है। श्रीपत ठहाका लगाता, अरे दीदी खैर जब धुल जाए तब भिजवा देना, अब तो मैं चलता हूँ। अंजलि मुझे क्या मालूम था कि तुम झकझका की भांति जाओगे और तूफान की तरह चले आओगे। श्रीपत हंसता है, भगवान ने चाहा तो मैं फिर आऊँगा अंजू दीदी, और धूल की तरह टिक कर बैठूंगा, नमस्कार। हंसता हुआ दोनों हाथ मस्तक तक ले जाता है। अंजलि अरे तू राघु कहाँ है, उससे कहो तागा लाए। आंगन के दरवाजे से निकल जाती है। वकील साहब श्रीपत को एक ओर ले जाते हैं। वकील साहब उसके कंधे पर कंधे का एक हाथ से थपथपाते हुए, सरगोशी में क्यों भाई सचमुच जा रहे हो। श्रीपत सरगोशी में, अरे जीजा जी आप आज कौन जाता है, रात तो दिल कसा में कुछ आमोद प्रमोद रहेगा, कहिए चलिए कहिए चलिएगा। वकील साहब अच्छा भाई, बड़े गुरु निकले और दही बड़े की प्लेट यूं खट से रख दी मेज पर, बड़े लाट से मिलने जा रहे हो। और भी धीरे धीरे कहो कुछ, वह भी। श्रीपत और दीदी अंजू दीदी समझती हैं बड़े बर खुदा खुरदार किस्म के पति हैं आप। वकील साहब अरे भाई समझौता करना ही पड़ता है, तुम आ गए हो नहीं। दीर्घ निश्वास लेकर, हम और आरजुए बिलासते पूरी रुखा। अंजलि प्रवेश करती, अंजलि आते आते, लीजिए आ गया तांगा, खाली जा रहा था आवाज़ देकर बुला लिया। वकील साहब ये हूँ अंजू, मैं तनिक श्रीपत को स्टेशन तक पहुँचा जाऊँ। अंजलि हाँ तो देर करके ना आइएगा। नीरज मामा जी श्रीपत, हम नीरज बेटे के लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे, दीदी इसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दो, बड़ा होकर क्रिकेट का कप्तान बनेगा। अनिमा की ओर मोड़ कर, अंजू मुद्दत के बाद मिले थे, लेकिन हंसता है, अब के फिर तो आशा है तुम भी अंजू दीदी की भांति हमारे एक और जीजाजी को बांधे हुए होगी। स्वयं
ठहाका मारता है और अंजू दीदी नमस्कार। दुआ है कि स्वर्गीय नाना जी का जादू तुम्हारे सिर से उतरे और तुम भी देखो कि चाट आखिर कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं। ठहाका मारता है। चलिए जीजा जी जीजा नीरज मामा जी नमस्कार। लेकिन नीरज का स्वर राधु मुन्नी और अन्नो के नमस्कार में डूब जाता है। श्रीपत वकील साहब के साथ सब के नमस्कार का उत्तर देता हुआ निकल जाता है। नीरज प्रसन्नता से उछल कर मामा जी हमारे लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। अंजलि क्रोध के मूड से छर चल हाथ धो और पुस्तकें लेकर बैठ, भेजेंगे तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान। गणित के मास्टर साहब आने वाले होंगे। नीरज मम्मी अंजलि मैं कहती हूँ चल लेके बैठ, यहाँ कुल्फी खाने जैसे कभी मिली ही ना हो कोई चीज़ खाने की। अनु तुम जरा इसके हाथ धुलाना और बैठाना इसे पढ़ने की मेज़ पर। कमरे में चारों ओर दृष्टिपात करती है। क्या हाल हो गया है चंद घंटों में कमरे का। नौकर को आवाज़ देती है राघु राघु सिगरेट के इस टुकड़े को जो फर्श पर पड़ा सुलग रहा है जाकर पाँव से मसल कर बुझाती है। चंद दिन और रह जाता तो मैं सच ही जाकर सेना में भर्ती हो जाती। अभी चादर बदली थी और अभी गंदी कर दी। चीख कर नौकर को आवाज़ दे दी राघु राघु आते हुए। जी मैम साहब। अंजलि उठाइए सब चाट दही बड़े और मूंगी के लड्डू तुम और मुन्नी खा ले और यह मेज़ साफ कर चादर लगा ला कर बदलू। चाय का समय हो गया है। राधु चुपचाप सामान उठाते लगता है। अंजलि को दृष्टि घड़ी पर चली जाती चौंक कर। अरे ये घड़ी रुक गई। राम 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 मैं भी चाबी देना भूल गई। 10 वर्ष से नियमित रूप से इसे चाबी देती आ रही हूँ। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। मेज को दीवार के साथ करके उस पर चढ़कर घड़ी को चाबी देती है। मेरे घर में ब्रेक का क्या काम है। मेरा घर इसी घड़ी की भांति चलेगा। निरंतर साँझ सवेरे घड़ी टिक टिक करने लगती है। टिक 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 और कोई चीज़ इस नियम को तोड़ न सकेगी। सहसा घड़ी टिक टिक बंद हो जाता। अरे यह फिर घड़ी खड़ी गई। ये फिर खड़ी गई। राघु 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 जो सामान समट कर जाने को होता है अपनी मलकिन की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से ताकता है। घड़ी टक टूट गई राघु शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी। अंजलि दोनों हाथ उठाए परेशान। जी मेज पर खड़ी है जब पर्दा गिर जाता है। तो ये रहा नाटक, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।